बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची के आज एक रोज़ा दौरे पर थे और इस दौरान उनकी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से पेशरफ्त हुई। K4 मनसूबे को वज़ीर आज़म ने 2024 तक मुकम्मल करने का ऐलान किया। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के दीगर मनसूबे थे उनको भी फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जारी की गई है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वफाक और सिंध में खलीज कम हो रही है? आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के मामले पर बाज़ अरकान ने यह कहा है कि उन पर दबाव है, वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, दबाव के बाइस इस्तीफ़े उनसे लिए जा रहे हैं। क्या इस्तीफ़ों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार होती नज़र आ रही है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो जल्द पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हमजा शहबाज की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया और 16 अप्रैल को ही पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया। वहाँ 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर को भी तमाम इख्तियारात के तहत ये कहा गया है कि वो कायदे ऐवान का इंतखाब करवाएं। तो 16 अप्रैल को हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूबी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त भी होती नज़र आ रही है। क्या वफाक और सिंध में खलीज कम होती देख रहे हैं? देखिए, पहले बात तो अच्छी जो बात है वो ये है कि आज वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और MQM के जो लीडरान है, काबरीन, उनके साथ उन सबको इकट्ठे बैठे देख के एक बहुत अच्छा तासुर कायम हुआ। हमारे मुल्क में ये जो वफाक में और सूबों के बीच में एक खलीज पैदा हो गई थी, वो कोई बहुत अच्छा तासुर छोड़ती नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब भी रिलक्टेंट होते थे कहीं और विज़िट करने में जहाँ का वज़ीर आला किसी और पार्टी का था, और जब वज़ीर आज़म जाते थे तो अनलेस फॉर्मल विज़िट होती थी तो उस वक्त तक वो वज़ीर आला कभी उसके साथ मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। तो ये तो एक बहुत अच्छा तासुर है जो कि होना चाहिए। पार्लियामेंट्री निज़ाम की खूबसूरती ही ये है कि आपको मजबूर कर दिया गया है इस निज़ाम में कि आप तमाम लोगों को साथ लेके चलें। अनलेस आपकी 2/3 मेजॉरिटी है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, तो फिर आप अपनी मानी कर सकते हैं। जी लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर सबको साथ लेके चलना, जो कि अमूमी तौर पर होता है। अब आ जाते हैं नेगेटिव्स की तरफ या लिमिटेशंस की तरफ। पहली बात तो ये, भैया PC1 बनने में साल लग जाता है। तो ये कहना कि क्योंकि ये आज अच्छे बैठे, वहाँ पे अच्छी बातें की, किसी ने बसों की डिमांड की, किसी ने सड़कों का वादा किया, इसका ये मतलब नहीं है ये काम हो जाएगा। पहली लिमिटेशन, शहबाज शरीफ साहब को यही मालूम नहीं है कि वो कितनी देर तक वज़ीर आज़म रहेंगे। ये जो निज़ाम कायम हुआ है ये कब तक रहेगा और कब तक चलेगा? 4 माह, 3 माह, या उससे पहले ही कोई फरीक नाराज होकर इस गवर्नमेंट से बाहर निकल आएगा? अगर फरीक नाराज होकर निकल आता है तो फिर उसके बाद क्या है, जबकि ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं खाकान करती। अब्बासी साहब ने कह दिया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे 2023 में। खाकान नवाज़ी साहब जो मर्जी कह सकते हैं, वरना उन्हीं को हम बुला लेते, हम सब खामोश बैठ जाते। आपने मुझसे पूछा, खाकान जी नवाज़ी जी से जी पूछेंगे तो वो अपनी मर्जी का जवाब देंगे। जी तो इसलिए जब ऑपोजिशन नहीं है वहां पे किस जगह पे, तो अगर ये 3-4 मेंबरान भी निकल गए इस पार्टी से तो ये गवर्नमेंट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इनको ये भी नहीं पता, सबसे पहला चैलेंज कि इकट्ठे इनको लेके कैसे चलना है सबको साथ। पीपल्स पार्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, किस चीज पे मिलेगी, और इलेक्शंस कब होंगे? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि तमाम चीजें ऐसी लिमिटेशन हैं जो कि किसी एक क्लियर लाइन को टो करने के लिए, लायामल देने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए नाकाफी है। साल 100 साल की हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती है। इसको समझिए कि ये एक रेगुलर इंटरिम गवर्नमेंट है, जी रेगुलर मगर इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये देखिए कि ये कहां तक चल पाते हैं। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर इलेक्शन अगले साल अगस्त के बाद किसी वक्त 2023 तक जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट इस गवर्नमेंट के लिए होगी। तो फिलहाल ये लिमिटेशंस अपने काम पे आएंगी। MKM वाले शोर मचाएंगे, रौला डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, लेकिन पैसा तो फिर सूबाई हुकूमत को ही जाना है ना। तो सूबाई हुकूमत ने सब कुछ करना है। तो सूबाई हुकूमत पहले भी यही थी जो भी है। किस दिल से दिल किस तरह खोल के देते हैं या नहीं देते, ये उनकी मर्जी है। शहबाज शरीफ साहब के जाने से वादे वईद हो सकते हैं, लेकिन काम बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक, काम बहुत मुश्किल हो पाएगा। सज्जाद मीर साहब, आप वज़ीर आज़म के दौरे कराची के बाद जो मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ्त होती नज़र आई है, वफाक और सिंध में खलीज कम होती देख रहे हैं? असल बात यह है जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आमतौर पर समझा जाता था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो वफाक और पंजाब तक महदूद रहती है।
मसला उस वक्त ये था कि वफाक में हुकूमत होती थी या पंजाब में पूरी तौर पर हुकूमत होती थी। अब पंजाब में तो फिलहाल हुकूमत बन रही है, हुकूमत साजी का मरहला जारी है, उसमें भी कोर्ट का फैसला आ गया, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सिंध में ऐसी हुकूमत थी जिसके साथ वफाक का अलायंस था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। शहबाज शरीफ ने ये बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले वो उस सूबे में गए जिस सूबे में वफाक की एक तरह की उनकी रिट चलती है। वहां जाके उन्होंने बात की, उनकी हुकूमत से मिले और उन लोगों से मिले जिनको ग्रीवियंसेस है। इनको ग्रीवियंसेस मुस्लिम लीग से भी हैं, इनको पीपल्स पार्टी से भी हैं। लेकिन असल मसला ये होता है कि सूबाई हुकूमत से उनके मामलात हैं जो ज़रा मखदूश होते हैं, जिसमें मामलात जो ज़रा जी पेचीदा होते हैं। उन्होंने उनको भी मिला, उनको भी मिले। वादे उन्होंने जिन बातों के किए, ये वो मंसूबे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने जारी किए थे। और दरमियान में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो उसमें तेज रफ्तारी से काम नहीं करती थी। सिंध कहता था कि वफाक काम नहीं करता, वफाक कहता था कि हम तो इतने पैसे दे रहे हैं, इतना फंड दे रहे हैं, ये खा जाते हैं या करते नहीं है, कुछ कहते हैं। जी अब पहली बार नजर आया कि वो मंसूबे जो ये छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाने का शहबाज शरीफ ने इंदिया दिया और कहा कि हम इसमें ताउन करेंगे और आप भी इसमें कम से कम आगे बढ़ें और इसको पेंडिंग में न डालें। इसमें खास तौर पर जब वो जो कराची ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है, रेलवे का मंसूबा है, केरा हाल जिसे कहते हैं, उस मंसूबे के बारे में एक बात हुई थी। शहबाज शरीफ ने गालबन ये प्रपोजल पेश की थी कि इसे सी पैक में शामिल किया जाए। वो सी उन्होंने यानी कि गोया उन्होंने फिर वादा किया है कि अगर हम आप तैयार होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ये मंसूबा सी पैक में शामिल हो जाए, जो इस तरह सिर्फ सिंध की डिमांड नहीं है, कराची की डिमांड भी है। तो उन्होंने जी इस तरह बैलेंस करने की कोशिश की है जिसे एमक्यूएम कहते हैं, शहरी हुकूमत कहते हैं, शहरी लोग कहते हैं, वो और देही सिंध के दरमियान भी एक तरह का हम आहंगी पैदा की जाए। अच्छी बात है कि वो 5 साल के बाद पहले वजीर आजम थे जो सिंध चीफ मिनिस्टर हाउस में गए, और ये भी अच्छी बात है कि ये पहली बार हुआ इतने इतने बरसों में कि पहली बार कोई वजीर आला जो सिंध का है उसने जी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल किया ये बिल्कुल पॉजिटिव बातें नजर आती हैं जी और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इसके नताइज बेहतर निकलेंगे। नताइज वफाक पर सिंध हुकूमत में अगर ताउन बढ़ता है तो उसकी उम्मीद भी की जा सकती है कि जिस तरह का ये अलायंस है उसमें शहरी और सिंधी जो तफावत है, फर्क है, वो भी कम होगा। बाकी ठीक बहुत इफ्स एंड बट्स हैं जिनकी तरफ शहजाद चौधरी साहब इशारा कर चुके हैं, वो तो एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक रजा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, विफाक और सिंध के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, आप समझते हैं फासले कम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़े अच्छा, जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा एक वो तब्दीली है कि वफाक और जो सूबे के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कुछ दोबारा से बहाल भी हुए हैं, इस्तवार होते दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन ये एक खुशाइंद बात है क्योंकि आपने देखा कि पिछले 3 साल में इंतहाई जो है वो सख्त किस्म की बयानात भी आते रहे दोनों जानिब से। और यहाँ तक कि आपको याद है कि जब कोविड शुरू हुआ था 2020 में, तो उस वक्त सिंध को बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा था कि वो उनकी पॉलिसी फ़र्क थी और वफाक की पॉलिसी फ़र्क थी। और फिर जिस तरह से वो उनकी तारीफ भी होगी सिंध की, तो वो बहुत भड़क उठी पीटीआई की गवर्नमेंट उस वक्त की। तो बहरहाल ये तो एक मुनासिब बात है। असल बात जो है वो तो सिंध के अंदर जो दो बड़े सियासी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, वो किस तरह से अपने मामलात आगे तय करते हैं और वफाक उसमें कितनी मदद करता है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है वफाक का एक रोल होता है। तो ये वाकई में खुशाइन बात है। जी ठीक मोदा, विफाक और सिंध में कुर्बतें बढ़ रही हैं, खलीज आप कम होती देख रही हैं? बढ़ रही है, लेकिन पार्टनर्स है ना, पीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूदा हुकूमत में कोalition है और एमक्यूएम भी इसी इत्तेहाद का हिस्सा है, तो ये बहुत एक बड़ी वजह है। वरना अमूमन तो हम जो देखते हैं सिंध में अगर मुख्तलिफ हुकूमत अक्सर, क्योंकि 2013 के बाद से मुख्तलिफ हुकूमत ही रही है, तो सिंध के तो हमेशा से वरना इख्तलाफात रहते हैं वफाक से। इवन 2013 से 18 तक जब नून लीग थी और सिंध कर ले आज राइट देने पे, कभी पानी की तकसीम पे, कभी मर्दमशुमारी, बहुत सारे इस तरह की पार्टीज तब भी यही थी। वफाक में नून लीग
थी और सिंध में पीपल्स पार्टी थी, लेकिन अब चूंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन नंदलेस ये कुछ शायद है हकीकी जमहूरियत तब है जब जी के बावजूद हरीफ पार्टी जी होने के बावजूद भी अगर ये इत्तेहाद रहे, ये आइडियल चीज है कि उस वक्त भी सूबों में और वफाक में वो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जो कि हमें बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा। वो सियासी हलीफ और हलीफ होने की बुनियाद पर होना ही नहीं चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बहुत सारे मामला अनडिसाइडेड हैं, क्योंकि पहले हमने सुना था कि ये कह रहे थे हुकूमत के कुछ महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब ज्यादातर बातें हम यही सुन रहे हैं गवर्नमेंट से कि इलेक्शंस अपने मुद्दत पे ही, अपने टाइम पर ही होंगे, यानी कि अगले साल होंगे। और ये पीपल्स पार्टी की पहले दिन से डिमांड थी, क्योंकि उनकी वहाँ सिंध में गवर्नमेंट है, तो वो तो कहीं नहीं चाहेंगे कि उनको डिसमेंटल किया जाए वक्त से पहले। तो इसलिए ये उनकी डिमांड पहले से थी। गोया ये कि अब हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, लेकिन बात ये है कि इतनी सारी पार्टीज के होने के बाद क्या हम आहंगी होगी, ये एक बहुत बड़ा जरूरी सवाल है। और जाहिर है ये इन मामलात का जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर भी एक डायरेक्ट असर आता है। जैसे हमने एमक्यूएम को देखा था कि एमक्यूएम ने जिस दिन हल्फ लिया भी नहीं था वजीर आजम ने, उसी दिन उन्होंने शिकवे करना शुरू कर जी दिए थे। तो मुझे लगता है कि अब ये इनके लिए मजीद ये एक्सरसाइज मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने अवाम को ये साबित करना है कि ये जो इतनी लंबी एक्सरसाइज से होकर ये हुकूमत बनी है, तो ये हकीकतन अवाम के फलाह और बहबूद के लिए बने ठीक हैं। लेकिन वही बात है कि इनके लिए वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि इस्तीफ़ों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान की ये राय है कि उनसे दबाव के तहत इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं। मामला क्या है, ब्रेक के बाद फिर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन उससे पहले ये बातें सामने आ रही थी तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि पीटीआई इस्तीफ़ों के मामले पर एक बार फिर से मुनक़सिम होगी। और अब जो अयाज सादिक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बाज़ अरकान ने हमसे रब्ता करके कहा है कि उन पर इस्तीफ़ों के मामले पर दबाव है। सजाद मीर साहब, क्या पीटीआई वाकई इस्तीफ़ों के मामले पर मुनक़सिम होती नज़र आ रही है? देखें, ये पीटीआई का मसला नहीं है। कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, इस तरह मिड टर्म इस्तीफे देना जो होता है पाकिस्तान की सिचुएशन में, वो कभी कोई ज़्यादा मुफीद नहीं समझा जाता। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस्तीफा देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अगर उन्हें दोबारा बाई इलेक्शन लड़ना पड़े, खाम का खर्चा 1.5 साल के लिए, और अगर इलेक्शन ना लड़ना पड़े तो वो फील्ड से एक तरह से बाहर हो जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग जो है ना, असूली तौर पर भी नहीं चाहते कि इस्तीफा दें। ये पीटीआई का मसला नहीं है। जब ये पीडीएम में मसला पेश हुआ था तो मुस्लिम लीग और दूसरी जमातों में बहुत से अरकान की यही राय थी कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब भी हो सकता है, अगर ये बात अगर हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ना भी कहें, तो एक असूली बात नजर आती है कि बहुत से लोग इसके मुखालिफ होंगे। और इसमें तकसीम होने की बात नहीं है, ये हिकमत अमली की बात कह लीजिएगा। मसला ये है कि लोग समझते हैं कि इस्तीफा देना ना देना या कोई फैसला करना भी ये सिर्फ इमरान खान का एक तरह का इस्तेहकाक है और किसी का नहीं है। जो लोग इमरान खान के पीछे बिल्कुल ब्लाइंडली चलने को तैयार हैं, वो तो कहते हैं इमरान जो कहेगा हम करेंगे, और इमरान अगर हक भी कहेगा बुरा भी कहेगा। हत्ता कि हमारे स्पीकर साहब ने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैंने 20-25 साल काम किया है इमरान खान के साथ, मैं अब ये नहीं कर सकता। ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ काम किया है, इमरान खान के साथ काम किया है। तो एक फर्द की राय से इख्तलाफ तो मौजूद था, पार्टी के अंदर मौजूद था। बहुत से लोग पहले भी इख्तलाफ करते थे और उनका इख्तलाफ असूली बुनियादों पर भी तो हो सकता था। ये नहीं है कि वो कोई बागी थे या कुछ और बात थे। ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं, मसलन नजीब हारून है, जो कहते हैं हेड एंड शोल्डर हाई है इमरान से, लेकिन इमरान ने ये और उसे क़यादत किसी और को सपोर्ट कर देनी चाहिए थी। एंड उन दिनों में किया है जब वो पार्टी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। इमरान से मिले भी, इमरान को भी कहा और वैसे भी कहा, फाउंडर मेंबर थे। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग इस बात पे इख्तलाफ करते होंगे, इस्तीफा देना किसी सूरत भी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं होगी। और ये पीटीआई का मामला नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी जमात का मसला होता वो सूरत हाल इख्तियार करती। इसको सिर्फ पार्टी की कमजोरी न गिना जाए, लेकिन इस वजह से पार्टी तकसीम हो भी सकती है। और अगर पार्टी रहती है
तकसीम नहीं होती, मुतहद रहती है, तो फिर इन इस्तीफों के नताइज क्या होंगे, इसको क़यादत किस तरफ लेके जाएगी, ये खुद क़यादत का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। इस्तीफे दे के जगह खाली छोड़ना, ज़िमनी इंतखाब लड़ना या नहीं लड़ना, ये सारी वो बातें हैं जो आने वाले दिनों पता चलेगी, क़यादत का इम्तहान बन जाएगा। ठीक, रज़ा रोमी साहब, इस्तीफों के मामले पर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इतलात हैं इस वक्त तो यही कहा जा रहा है कि उनमें शदीद इख्तलाफात हैं और सिर्फ 60 या 70 लोग जो हैं उनसे ज़्यादा तैयार नहीं हैं इस्तीफे देने के लिए। और वो बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत से लोग जो बड़ी मेहनत करके इलेक्शन लड़के खर्चा वर्चा करके पार्लियामेंट में आते हैं और वैसे भी वो उनका सही ख्याल है कि ये मैदान क्यों खाली छोड़ा जाए और पीटीआई को खुद भी इसका जायज़ा लेना चाहिए। देखिए, डॉन अखबार का इदारिया है, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ये इमेच्योर पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजी है कि जहाँ पर आप जो है पार्लियामान को खाली छोड़ दें और जो आपका रोल है, पार्लिमानी रोल है, उसको भी नज़रअंदाज कर दें और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुँचाएँ। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो तक़सीम बिल्कुल वाज़ेह है और मेरे ख़्याल से वो आने वाले दिनों में आप मज़ीद जो है वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि इतनी आसानी से सब लोग इस्तीफ़ों के फ़ैसले पे राज़ी नहीं होंगे, ख़ुसूसन जब उनको पता है कि अब हुकूमत उनकी नहीं रही और शायद अगली हुकूमत भी उनकी ना हो। तो इसलिए क्यों वो अपने हाथ से ये जी। डेढ़ एक साल की जो जो मौका है वो जाने दें। और दूसरी बात ये है कि कंस्टिट्यूएंसीज़ में जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो उनकी एक्सेस हो स्टेट की जो इदारे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जिन लोगों के काम करवाने होते हैं, लोगों की मदद करनी होती है, नौकरियाँ ढूँढनी होते हैं, स्कीमें जी। सजेस्ट करनी होती हैं, तो वो ये सारा कुछ कर देंगे इलेक्शन से पहले, तो वो कहाँ जाएँगे फिर? सोचिए खुद। ठीक, मोना, आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों के मामले को लेकर तकसीम हो रही है? जी, यकीनन डिवाइडेड है और ये तो उसी दिन वाज़ेह हो गया था कि जब उन्होंने ऐलान पहली दफ़ा किया था, ग़ालिबन आई थिंक संडे का दिन था, जब इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफ़े देंगे और जिस दिन ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन बाकायदा हार गए थे, तो उस दिन इन्होंने ये ऐलान किया था और बिल्कुल उसी दिन वाज़ेह था कि इनके अंदर तफ़रीक है कि इस्तीफ़े दे दें और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये यही वाली बात कि इतनी मुश्किल से इलेक्शन लड़ा है और कैसे इस्तीफ़े दे के उस वक्त हुकूमत के साथ अलायंस में थे, उन्होंने भी जो उनके 3 रुकने असेंबली हैं, उन्होंने तमाम ने ये कहा था कि हमारी तो पार्टी का ये सीधा मौक़िफ़ है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, बावजूद इसके कि वो लोग अलायंस में हैं। तो और उनके साथ दूसरी पार्टी जो अलायंस में थी, वो काफ लीग थी, उनका भी मुझे नहीं। जी। और फिर पीटीआई के अपने अंदर जो तकसीम है, वो भी मौजूद है, ये बिल्कुल बात सही है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात सही, एक असेंबली नहीं जीते, अगर ये लोग अपना ऑपोजिशन रोल है वो इन्होंने अदा नहीं किया और अगर ये लोग जीते भी नहीं, अगर बाई इलेक्शंस हो गए इतने बड़े बुनियाद होगा। और दूसरी बात ये कि ये बहुत इफेक्टिव तौर पर एक ऑपोजिशन लीडर का रोल अदा कर सकते हैं। मेरी समझ नहीं आती कि ये पाते हैं। आपको याद होगा ये लोग जब 2018 से पहले जब ये थे ऑपोजिशन में, तब भी पीटीआई भागते थे लिटरली वो लोग पार्लियामेंट से। उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे और इस किस्म का चक्कर हुआ था। अयाज सादिक साहब ने एक्सेप्ट नहीं की, भी कोई बातें सामने आती थी कि ये अब जो लवाजमात हैं और जो सैलरीज वगैरह हैं वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफे उन्होंने दिए थे। तो मुझे लगता है ये गिमिक के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, वरना हकीकतन बहुत अजीब सी बात है कि ये इमरान खान साहब ना अपनी पार्टी को पार्लिमानी पॉलिटिक्स में इंकरेज करते हैं कि हुकूमत में थे तब भी पार्लियामान में नहीं आते हैं, तभी नहीं आते हैं, तो ये बहुत गलत रवैया है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों के मामले पर तकसीम होती नजर आ रही है आपको? बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सरदार अयाज सादिक की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपने जिक्र किया, क्योंकि 2014 से में भी इसी तरीके से जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो सरदार अयाज सादिक साहब ने इस्तीफे रोक लिए थे और उन पर फैसला नहीं होने दिया था और 4 माह तक उन्होंने इनके इस्तीफे जो थे उनको मौलिक रखा जब तक कि फिर दोबारा रिज्यूम नहीं की इन्होंने अपनी पोजीशंस। तो शायद इस मर्तबा भी वो इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी वजह के तौर पे, पॉसिबिलिटी के तौर पे ये बयान करें। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पीटीआई के जो कि इस्तीफे नहीं देना चाहते, लेकिन एक पार्टी के सोच के मुताबिक सबने शायद नॉमिनली एग्री कर लिया हो। लेकिन इससे हो क्या रहा है?
हो ये रहा है कि बड़ी एक सेंसिबल पोजीशन ली है जो करंट गवर्नमेंट है उसने कि हम 1.5 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे, जबकि पीपल्स जो पीटीआई है वो इस्तीफे दे के जल्दी इलेक्शन फोर्स करना चाहती है। तो इस वक्त दो किस्म की सोचें हैं, पीटीआई की ये सोच कि अर्ली इलेक्शन हो, बहुत जल्दी हो, और इनकी ये सोच कि जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले किया जाए। तो ये दो सोचें आपस में टकराएंगी, देखिए इनमें से कौन हावी रहती है। लेकिन अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट है वो इसकी बुनियाद पे है कि मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूं कि इन इस्तीफों को मुअल्लक रखा जाए, ना होने दिया जाए, ताकि जो कारोबार पार्लियामेंट है और हुकूमत है ये चलता रहे एज फार एज पॉसिबल एंड होपफुली 1.5 साल तक। तो ये ठीक एक टेंशन और टकराव आने वाला है। ठीक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, अदालत में हमजा शहबाज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। 16 अप्रैल को पंजाब में कायदे अवान का इंतखाब होगा, कौन बनेगा पंजाब का नया वजीर आला? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जिसमें उनका कहना था कि पंजाब असम्बली का इजलास जल्द बुलवाया जाए, और 16 अप्रैल को ही पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का कहा, और 16 अप्रैल को ही लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कायदे अवान का इंतखाब किया जाए। अजहर उमी साहब, कौन बनेगा पंजाब का 16 अप्रैल को कायदे अवान, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? देखिए, बात ये कि अभी तक तो जो इतलात हैं और जो नंबर्स की गेम है वहां तो हमजा शहबाज शरीफ के आगे हैं उस रेस में। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते उन्होंने वहां पर एक, चूंकि पंजाब असम्बली को तो लॉक कर दिया गया था, तो उन्होंने एक किसी होटल में गालिबन वो इजलास बुलाया था जहां पे वो उन्होंने खुद ही उनका इंतखाब भी कर लिया था। खैर वो गैर सरकारी था और उसकी कोई कानूनी उस तरह से हैसियत नहीं बनती, मगर वहां तो उनके पास गालिबन अभी भी कायम है। इसलिए ये बिल्कुल, और देखिए दूसरी बात ये कि चूंकि मरकज में अब एक फर्क हुकूमत कायम हो गई है, वहां से सिग्नल्स फर्क हो गए हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है अब इम्कान है कि हमजा शहबाज ही इलेक्ट हो जाएंगे बहैसियत वजीर आला पंजाब। अगर कोई लास्ट मिनट कोई बहुत ही हमारे इनके क्या उसको बोलते हैं पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं या दीगर जो मुनहरफीन हैं या जो मिलकर हमजा को इलेक्ट करवा रहे हैं, शहबाज और अलीम खान के दरमियान कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मामला ठीक नहीं हुए आज। अच्छा, तो बस आप, हाँ, तो ये मुमकिन भी हो, लेकिन देखिए चूंकि मरकज में अब उनकी गवर्नमेंट है और सब ने इलेक्शन में जाना है आगे, इसलिए इस वक्त कोई हर किसी को रसाई चाहिए होगी इक़्तिदार जो है। शहबाज शरीफ साहब की भी यही कोशिश होगी और पीएमएलएन की कि वो भरपूर जो है इसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि वो ही पंजाब को जो है वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना सकें। जी मुना, आप क्या समझती हैं, 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन जाएंगे या परवेज इलाही बनेंगे वजीर आला पंजाब? मुझे तो लगता है यही कि हमजा शहबाज बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास नंबर्स जहाँ तक देखे हैं हमने वो यही है कि पूरे हैं। और आपको याद होगा वो डिप्यूटी स्पीकर ने इजलास बुला लिया था, फिर पीटीआई ने अपने डिप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद इस्तेमाल की थी, मूव की थी, इजलास बुलाया गया। तो ये अजीब सी चीजें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वही हम देख रहे हैं जैसे वफाक में सारा कुछ मफलूज हुआ था, अब पंजाब में भी क्योंकि मशीनरी उस तरह से काम नहीं कर रही, इस वक्त कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है सूबे का, और जब से उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा मांगा गया था वजीर आज़म इमरान खान जो पिछले थे उनकी तरफ से, तो ये है कि अब इनको एटलीस्ट इस चीज़ की तो फिक्र होनी चाहिए कि ये कहाँ पर सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आए। अगर कोई तब्दीली होनी है जो कि हकीकतन होनी है, दोनों केसेस में होनी है, चाहे वो काफ लीग का कोई आए, परवेज इलाही साहब आए या हमजा साहब आए, दोनों केसेस में तब्दीली तो हो रही है ना। तो उस केस में कोई नई फिर पॉलिसी देता है इंसान, कुछ नए गाइडलाइन सेट होते हैं, तो ये फिर से सूबे को मफलूज करके रखा हुआ है। बहुत अजीब सी सूरत हाल है। और पहले तो यही है कि इजलास इसीलिए पीटीआई के अपने अंदर लोग नहीं बुलाना चाह रहे थे क्योंकि उनके नंबर्स पूरे नहीं थे, और इसी वजह से इन्होंने अपने डिप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए थे फिर ये लोग। तो अजीब सी बात है। लेकिन मैं इतना जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि काफ लीग की तरफ से हमने क्योंकि पीटीआई के अपने लोग बहुत इस बात पे खाइफ हैं वहां पर कि काफ लीग का क्यों इन्होंने नॉमिनी बनाया है, क्यों, मतलब पीटीआई में लोग कम हो गए जो
काफ लीग का इनको नॉमिनी बनाना पड़ा है, और जिस वजह से बनाया था वो था, आप याद करें तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वफाक में चल रहा था, तो अब तो उसका फैसला हो चुका है और पीटीआई के खिलाफ हुआ है, तो अब क्या जरूरत है कि हम उसी काफ लीग के वजीर आला को दोबारा हम लोग चुने। इस तरह की बातें पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं और वो ये बात करने में गलत भी नहीं है। इवन जो आउट गोइंग गवर्नर हैं जिनको सैक किया गया है, ये गुलाम चौधरी सरवर, उनकी तरफ से भी यही बयान आया है कि हमारे अपने लोग खत्म हो गए हैं जो हम काफ लीग से बना रहे हैं, और काफ लीग का ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता उन्होंने दोनों में से किसी के साथ भी वफा निभाई है। नून लीग के साथ उन्होंने जो किया था मुशर्रफ के दौर में, वही उसी तरह की कोई चीज उन्होंने अभी पीटीआई के साथ कर दी है, और पीटीआई अब उनके आगे इतना अपनी लॉयल्टी के साथ अपने आप को परस्यू कर रहे हैं और उनसे अपने मुआहदे पूरे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने देरीना साथी रहे हैं और कितने मुश्किल वक्तों में साथ दिया हो काफ लीग ने उनका, जो कि बिल्कुल भी केस नहीं है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे 16 अप्रैल को, या फिर चौधरी परवेज इलाही को जादू की छड़ी घुमा देंगे? अच्छा, एक तो देखिए मोना ने कहा कि मफलूज रखा हुआ है पंजाब को। मैं समझता हूँ मफलूज नहीं, बल्कि वहाँ पर तो हुकूमत है ही नहीं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई काम कंट्रोल करने की अथॉरिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर मफलूज से ज़्यादा इस वक्त मुअल्लिक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से सवाल पूछा रज़ा से कि कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब का, तो मुझे लग रहा था आप कहेंगे कौन बनेगा करोड़पति तो पंजाब में, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से तो जो इस वक्त चांसेस लग रहे हैं वो तो हमजा शहबाज के लग रहे हैं। 202 के करीब उनके पास मेंबरान हैं, या 200 के लगभग होंगे, और जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तब्दीली यहाँ आ गई है, और यहाँ तक के वफाक में PMLQ के 2 साहिबान ने शहबाज शरीफ को वोट दिया, तो अब कोई कसर तो रह नहीं गई मेरे ख्याल में PMLQ की भी, कि वो भी तकरीबन आधी आधी हो चली है। उसके बाद PTI के अपने बहुत हिस्से बखरे पंजाब में हो चुके हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा इस इलेक्शन के बाद, जब भी ये होगा 16 तारीख को, कि कितने लोगों ने असल में चौधरी ज़हूर इलाही को PTI के लोगों ने वोट दिया है। उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि जब जनरल इलेक्शन आता है अगले साल या जब भी आता है, तो उसको PTI को MNA की सीट्स कितनी मिलने की यहाँ पे तवक्को की जा सकती है पंजाब में, उससे आपको PTI का हुजम जो होगा नेशनल असेंबली में उसका कुछ अंदाजा हो पाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है मेरे ख्याल में। ये तो एक रेगुलर किस्म का चलें इलेक्शन हो जाएगा, हमजा शहबाज जीत जाएंगे, लेकिन इसके जो मुज़मरात हैं जहाँ पर के थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और इंटरेस्टिंग स्टडीज़ होंगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग आगे चल के सब कुछ प्रूव करेंगी मामलात को। तो कुछ ऐसा लगता है आपको, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जो पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ हुई थी, स्पीकर की जानिब से उस पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ अरकान को मुअत्तल भी किया जा सकता है 16 से पहले, इस तरह के इम्कानात लग रहे हैं आपको? मेरा ख्याल है कि जुडिशरी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलात में। जो डिप्टी स्पीकर को जो इख्तियार वापस दिया ना, वो मेरे ख्याल में बड़ा ही इंडिकेटिव है इस चीज़ का कि जुडिशरी किसी किस्म का जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त करने की उस तरफ माइल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन हो जाना चाहिए, और जब वो कहेंगे इलेक्शन हो जाएगा, तो जो 16 तारीख तक इन्होंने जिसने भी जो झुर्लू चल रहा है वो चला ले, और चलाने वाले अब है नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब अब या पता नहीं स्पीकर भी रहते हैं या नहीं रहते। ठीक, सज्जाद मीर साहब, हमजा शहबाज या फिर परवेज इलाही, किसको वज़ीर आला बनता देख रहे हैं आप पंजाब में 16 अप्रैल को? एक बात की वजाहत करता हूं कि एक जो आज ऑर्डर आया है उसमें ये इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि किसी मेंबर को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका नहीं जाएगा। वो जो सवाल को आप कर रहे हैं ना कि वो बहुत कर सकते हैं, तो उसके पहले तदारुक कर दिया गया है। और दूसरी बात है, उसकी मैं वजाहत कर दूं कि ये कहा गया था कि अलीम खान और हमजा शहबाज में कोई तल्ख कलामी हुई है या कोई इख्तलाफात पैदा हुए हैं, तो दोनों ने सख्ती से इसकी नफी की है। बाकी बाकी सभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि नंबर गेम्स में तो हमजा सबसे आगे जा रहा है। अगर पहले ये ख्याल था कि शायद परवेज इलाही को इसलिए लाया जा रहा है कि नंबर 1 इसलिए कि वफाक में उनसे मदद हासिल की जाए, तो वो तो नजर आ गया, वो 2 लख्त होगी उनकी अपनी जमात की, और बल्कि यहाँ तक एहसास पैदा होगा कि ज़हूर इलाही का खानदान और मंजूर इलाही का खानदान अलग हो गए, एहसास पैदा हो गया। लेकिन उसकी वजह ये है कि उसका ख्याल था कि शायद परवेज इलाही किसी उम्मीदवार ये तसुर किया जाता था कि ये एक तासुर था जो कि अब होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब साफ नजर आता है कि वफाक की हुकूमत ही पंजाब में हुकूमत बनाएगी, और वैसे भी मुस्लिम लीग नून को पंजाब में एक एज हासिल है, तो वो एज PTI पर भी हासिल है, तो वो एज जो उनको हासिल है उसके नतीजे के तौर पर हमजा ही को हुक्मरान बनना, परवेज इलाही जोड़ तोड़ के मार। मेरा ख्याल है उन्हें अब ग्रो करना चाहिए। पहले वो मुशर्रफ के जोर पर थे वज़ीर आला, अब वो चाहते हैं इमरान के जोर पर वज़ीर आला बनना,
तो पैसा तो चल गया, अब दूसरा तुक्का चल पा रहा। तो उन्हें अब सोचना चाहिए अगर उन्हें पंजाब की क़यादत करनी है तो उन्हें जाके हवा में लिखना पड़ेगा। सिर्फ हालात की जोड़ तोड़ से साजिश तो की जा सकती है, उसकी हुकूमतें बनती रही और बनाई जा सकती, कोई परमानेंट आपकी हुकूमत नहीं हुआ। अब आपको इस मामले में जोर होना पड़ेगा, जो पॉपुलर क़यादत जिस है उस तरफ ही अवाम की आर्जुओं के मुताबिक होना चाहिए और वही आपको कुछ पे कर सकते हैं, मामलाती मामलात पे नहीं कर सकते। तो जोड़ तोड़ तो सजाद मीर साहब हमजा शहबाज ने भी की है, पीटीआई के काफ़ी लोग उनके पास गए, उन्होंने आगे बढ़कर जो मामलात किए, जो अरकान उनके बड़े हैं वो जोड़ तोड़ के जरिए बढ़े हैं ना। जी देखिए, वो जोड़ तोड़ और होती है, मैं जोड़ तोड़ इसको कह रहा हूँ कि वो पहले मुशर्रफ के जोर पे आए थे, अब वो इमरान के जोर पे आ रहे हैं। उनकी तो अपनी 10 नशिस्तें हैं। ठीक ठीक, हमजा की नशिस्तें तो इतनी है कि अकेली अगर पीटीआई और नून लीग का मुकाबला हो तो नून लीग खासी ताबिक नजर आएगी। जी जी बिल्कुल ठीक ठीक, आपका पॉइंट है। सजाद मीर साहब, रजा रूमी साहब, मोना आलम साहबा, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।